डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक, तो डी एंड एफ ब्लॉक में हमें एक तो डी ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज करना है, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक की कुछ करना है, और KMnO4 और K2Cr2 7, है ना, ऐसे दो कंपाउंड्स करने हैं इसमें। ठीक है, उसी में थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, कुछ रिएक्शंस आएंगी, बाकी इसमें ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है ना, इजी चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक है ना, तो डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहाँ होता है, एस और पी के बीच में होता है ना, इधर पी ब्लॉक हो जाता है, इधर सिर्फ इधर एस ब्लॉक होता है ना, इस टाइप का थोड़ा सा रहता है पीरियोडिक टेबल, है ना, ये ऐसा। तो ये बीच में है ये डी ब्लॉक, हाँ, इधर पी और इधर एस ब्लॉक, और एफ हमारा कहाँ, इधर नीचे, है ना, एफ ब्लॉक इधर नीचे रहता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, है ना, इसको प्लेस किया हुआ। ठीक है, ब्लॉक कैसे पहचानते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आता है उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट होता है ना, जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आए तो एस ब्लॉक का, डी में आए तो डी ब्लॉक का, भरने का मतलब लास्ट शेल नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, वो जिसमें आएगा। ठीक है, और इनमें हमेशा क्या होता है कि पहले नेक्स्ट एस में भरता है, जैसे मान लो आयरन है तो उसमें 4s में पहले भरेंगे फिर 3d में आएगा, है ना, लेकिन लास्ट किस में आया, डी में आया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट बोले। ठीक है, हाँ, अब इसमें ऐसा लिखो कि डी ब्लॉक इज प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्लेस्ड बिटवीन S and P block elements. They are also called P block elements. They are also called transition element. They are also called transition elements. डी ब्लॉक, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन और इनकी सबसे मेन स्पेशलिटी क्या होती है, ऐसा लिखो, है ना, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल in ground state or in +2 oxidation state. है ना, मीन्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, उनमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल होंगे, है ना, या तो ग्राउंड स्टेट में या +2 में, है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना, सिर्फ उनको ही क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जिनमें क्या हो कि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, है ना, ग्राउंड में हो या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, इनमें से किसी में भी होगा तो उनको क्या बोल देंगे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। तो इसमें जो ये लास्ट वाले ग्रुप इसका होता है, 12th ग्रुप जो होता है, इसमें जो होते हैं Zn, Cd, Hg, अब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है कि जैसे इसमें n-1, इसमें D में 10 रहते हैं और NS2 रहता है इनका, है ना, ये 12th ग्रुप वालों का, इनके आखिरी वाले S में 2 रहते हैं और लास्ट डी में मतलब उसके एक पहले वाला जो शेल का डी होता है उसमें क्या रहते हैं, 10 रहते हैं। तो अब इसमें मान लो +2 भी करा तो क्या होगा, ये हट जाएंगे, अभी भी डी में क्या बचेंगे, 10 बचेंगे। मतलब इन तीनों में ये कंडीशन में ना तो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड है
है ना, और न ही +2 में अनपेयर्ड है, इसलिए इन तीनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, ठीक है ना। तो ये बहुत बार पूछते हैं क्या। हाँ, मैं अब उसको मतलब अभी ये हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें उसको इंक्लूड नहीं करा हुआ, और वो रेडियो एक्टिव भी होता है ना, तो उसका ज़्यादा वो नहीं है। तो मेनली Zn, HCD और Hg या ग्रुप 2L एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा देखो एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। हाँ, ऐसा लिख लो कि वाई Zn, CD एंड Hg, वाई Zn, CD एंड Hg are not considered transition elements, they belongs to D block, है ना, ये D block में है ना, मगर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, ठीक। तो देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, इसमें देखो जितने क्वेश्चंस आएंगे ना डी में, सब 1-1 मार्क के आएंगे, है ना। 5 में आएगा तो 5 मार्क के अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे सब, है ना, 5 क्वेश्चंस आएंगे फिर, ठीक है। हाँ, तो हाँ, Zn, CD एंड Hg हैज n-1 D10 NS2, n-1 D10 NS2 कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो हम ये लास्ट शेल की बात करें ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो दे डू नॉट हैव unpaired electrons in ground state. They do not have unpaired electrons in ground state as well as in +2 oxidation state. दोनों ही केस में ऐसा नहीं, as well as in +2 oxidation state. So, है ना, they are not considered transition element, इसलिए इनको ट्रांजिशन नहीं मानते, है ना। इनके पहले के जो 3rd से लेके 11 तक के जितने हैं ना, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। 3rd ग्रुप टू 11 ग्रुप। डी ब्लॉक कहाँ तक है, 3rd to 12 है ना, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ तक है, 3rd to 11 है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, कि डी ब्लॉक फ्रॉम 3rd to 12, ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम 3rd to 11। अब ये वाले जो होते हैं, देखो ये भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि वाई कॉपर या सिल्वर, ये दो का पूछा हुआ है, आर कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, कि इन दोनों को क्यों मान रहे, है ना। वैसे मोस्टली या तो सिल्वर या कॉपर का ही पूछा हुआ, गोल्ड का अभी तक नहीं पूछा कभी कि इनको क्यों मानते हैं। हाँ, 3D10 4s1 होता है ना, कॉपर का ही होता है, थोड़ा एक्सेप्शनल होता है ना, एस का एक इधर आ जाता है, तो कॉपर का, हाँ ऐसा लिख लो नीचे, है ना, कि वाई कॉपर कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, ऐसे क्वेश्चन जैसा ही लिख लो, ठीक है, कि वाई कॉपर कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, कि कॉपर को क्यों मानते हैं। तो कॉपर, आप कॉपर का पूछा है तो हम इसका एक्चुअल लिख के फिर करेंगे ना, कि कॉपर हैज, है ना, चाहो तो AR भी लिख लो पहले, AR 3D10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन, है ना। स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, 2 से एक इधर आ जाता है, 4s2 से, तो ये हो जाता है AR 3D10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। सो इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब Cu+2, in Cu+2 there is one unpaired electron in D subshell. So in Cu+2 there is one unpaired electron in D subshell, है ना, कि D subshell में एक unpaired इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया कॉपर का, है ना, फिर ये बता दिया, और एंड में ये कॉन्फ़िगरेशन फिर लिख दो Cu+2 का भी, ठीक है। कॉपर हैज 3D10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन एंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
it has one unpaired electron, its configuration is 3d9 4s0, है ना, ऐसा हो जाएगा, तो एक अनपेड हो गया। तो बस हमको यही शो करना था कि अनपेड होगा इसमें, या तो ग्राउंड में या इसमें, तो इसको फिर हम क्या मानेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट माने। बाकी के सब में तो नॉर्मली होते ही हैं सभी, इधर वालों में सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना, और या फिर +2 में तो आ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है ना, इसलिए +2 बोलिए, है ना, क्योंकि इसके S के पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं हमेशा, तो इनकी कॉमन वो होती है, इसलिए वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ली। तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी सबकी ज्यादा मिलती जुलती है 11 तक वाले पे, 12 वाली में थोड़ी अलग है ना, इसलिए ऐसा लिया, ठीक है, इसलिए वही स्टेट कंसिडर करिए, है ना, क्योंकि बाकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सब शो करते भी नहीं है ना, लेकिन +2 ऑलमोस्ट सभी करते, है ना, इसलिए ऐसा लिया। अब ऐसा लिखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, जनरल में हमेशा सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का लिखा जाता है, n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2, है ना, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, n-1 d 10 ns 0 to 2। तो बहुत सारी आप लोगों की बुक में 1 to 2 लिखा होगा, जो बिल्कुल नया एडिशन होगा शायद उसमें 0 to 2 आया होगा ना, ज्यादातर जो पहले वाले एडिशन है उसमें 1 to 2 लिखा हुआ है ना। ये 0 to 2 में सिर्फ एक ही में होता है, सिर्फ पीडी में, सिर्फ ये जो पीडी है इसका कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये होता है KR 4D10 5S0, है ना, और अब ये भी डी ब्लॉक का ही है, इसलिए इसके लिए अब उसको 0 करना पड़ा, अदरवाइज बाकी सब में या तो 1 होते हैं, जैसे कॉपर सिल्वर इनमें 1 हो जाते, क्रोमियम इनमें, नहीं तो सब में 2 रहते हैं, क्योंकि पहले भरता है ऐसी है ना, इसलिए उसमें 2 भरते हैं, तो जनरली तो 2 ही होंगे, कि रेयर में कुछ में 1 होंगे, और रेयरेस्ट है 0 वाला, है ना, ये एक ही है ऐसा। पीडी में देखो, अब इसका कोई रीजन, पीडी का यही होता है कॉन्फ़िगरेशन, होना क्या चाहिए था 4s2 3d8 सॉरी 5s2 4d8 होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा रीजन है, देखो बाकी में तो सब में क्या है कि 9 और 4 होते हैं, यदि D4 या D9 होता है तो वो S से 1 लेके क्या बना लेता है, स्टेबिलिटी के लिए 5 और 10 कर लेता है, और S में 1 रह जाते हैं। लेकिन अब इसमें जैसे निकल में नहीं है, निकल में 3d8 4s2 है ना, अब पीडी में ऐसा हो गया, तो अब इसीलिए तो मैंने बताया बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ ये, क्योंकि पहले पीडी का वही माना जाता था 5s2 4d8, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल डेटा बहुत सारे ऐसे आए, है ना, रिजल्ट्स ऐसे आए कि उसको ये मानना ज़्यादा बेटर है, इसके आयोनाइजेशन एनर्जी और बहुत सारी चीज़ों के बेस, इसलिए फिर ये मान लिया। अब इसका रीज़न इसलिए कोई बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि D10 करने के लिए ऐसा हुआ तो फिर निकल में भी होना चाहिए था ऐसा, या इसके नीचे पीटी में भी होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसी में, इसलिए इसको थोड़ा एक्सेप्शनल तौर पे ध्यान रखो, है ना। जैसे कॉपर और उनके तो रीजन बोल देते हैं कि D10 और D5 मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए ऐसा हो गया उनमें ना, क्रोमियम कॉपर इन सब में, ठीक है। लेकिन अब इसका बहुत अच्छा रीजन, मतलब रीजन तो है, आप बोलने को ये बोल सकते हैं D10 इज हाईली स्टेबल, तो इसमें ऐसा हो गया, लेकिन फिर इस पीडी में क्यों हुआ, निकल में क्यों नहीं हुआ, पीटी में क्यों नहीं हुआ, इसलिए इसको एक्सेप्शनल के तौर पे हमको ध्यान रखना पड़ रहा है। हाँ, इनका किसी का पूछे कि कॉपर में, है ना, 3d9 क्यों नहीं होके 3d10 4s1 क्यों है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड सबशेल, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होती है ना, तो कॉपर में, क्रोमियम में, है ना, इनमें क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना, ये सभी में, है ना, क्रोमियम के नीचे के जो रहेंगे उन सब में भी ऐसा होगा, कॉपर के नीचे रहेंगे उन सब में भी ऐसा होगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमको कुछ कुछ ध्यान भी रखना है कि कुछ जो है वो ध्यान भी रखना है, उन एलिमेंट्स को याद रखना है कि वो एक के नीचे एक कौन कौन से, तो ये अब मैं थोड़े से वो बना रहा हूँ
जिनको हमको याद रखना है। ना ये सिर्फ डी पर हम फोकस कर रहे हैं, है ना, डी ब्लॉक, है ना, हमें इधर एस से और पी से अभी कोई लेना देना नहीं, ठीक है, डी पे, ठीक है। तो इसके देखो, एक तो ये 12 वाले तो हमने कर ही लिए थे, जेड एन, सी डी और एच जी, है ना। इसमें भी बस हमें ये 3 से ही मेन मतलब है ना, ठीक है। फिर ये 11 वाले थोड़े से ध्यान रख लो, है ना, क्या होगा, कॉपर, एजी और एयू। ये कुछ आंसर्स में भी जरूरत पड़ेगी देखो इसकी, है ना, सिर्फ मैं वही वही लिखाऊंगा जो बिल्कुल हमें जरूरत है ना। अब ये जो इसमें हो जाता है तो वो क्या होगा, निकल, पीडी, पीटी, कोबाल्ट, आयरन, इधर मैग्नीज, है ना, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, ये है ना, ये है, ठीक है ना। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो देखो ये कुछ, फिर एक क्रोमियम के नीचे के ध्यान रखना, एमओ और ये डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू इज टंगस्टन, ठीक है, ये थोड़े से ध्यान रखना है ना, लिमिटेड ही करेंगे, है ना, पूरे पूरे की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और एक ये थोड़ा सा जेड आर और एक ये एच एफ, जिरकोनियम और ये हाफनियम, है ना, इनके क्वेश्चंस आएंगे देखो, है ना, वो वाले कर रहे हैं हम, जिनके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। और एक ये यहां पर एल ए और एक ये ए सी, है ना, लेंथेनम और ये एक्टिनियम, ठीक है। देखो ये जो लिखे हैं बस इनको तो ध्यान रखना ही है ना, ये तो हमको ध्यान रखना है कि एक के नीचे एक ये वाले हैं इनमें, ठीक है। पूरे हो तो और अच्छी बात, मगर इतने ध्यान रखना है, एच एफ। और ऐसे ही इसमें भी थोड़े से कर लेते हैं साथ में, है ना, एफ ब्लॉक में, हाँ हाँ। ये नहीं सोचना कि ये खाली है ना, ये सब भरे हैं, है ना, लेकिन वो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती इसलिए नहीं लिखे हैं बस, है ना। एफ में एक तो सी एल यू, ठीक है, और दूसरा पड़े बना टी एच, है ना, और एल आर, ठीक है, टी एच और एल आर, ठीक है। ये इसका एटॉमिक नंबर भी ध्यान रखना, 58 और ये 71, है ना, और ये 90 और ये 103, क्योंकि ये एफ में करना ही है हमें, तो अभी से इसको कर लेते हैं एक साथ, इनको ध्यान रखना, ठीक है। तो 58 से 71 और 90 से 103, है ना, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और इनमें एक और इनकी स्पेशलिटी ध्यान रखना, इन सब का ग्रुप क्या होता है, 3 ही होता है ना, ये सब ग्रुप 3 के ही एलिमेंट्स हैं, जितने हैं ये 28 के 28, और ये अलग इतने और, है ना, ये सब ग्रुप 3 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये जो पूरा है ये इस एलए के अंदर है ना, इस एक बॉक्स में इतने एलिमेंट है, इस एलए और ये उसके बाद के ये सब इसी बॉक्स के अंदर है, पीछे है ये ऐसा नहीं है, ये इसके पीछे है, ठीक है, ऐसे आगे नहीं बनाओ, कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यू होता तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल बिगड़ जाता, इसीलिए इसको इस ढंग से अरेंज करा, ठीक है। ऐसे ही ये एसी के अंदर है ये बाकी के सब, ये वाले पूरे, है ना। हाँ, इनका पीरियड क्या है 6, इनका पीरियड क्या है 7,
6 और 7 पीरियड के, ये 6 पीरियड, ये 7 पीरियड, है ना। 4th पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है ना, और 6 से एफ ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर है, इसीलिए इनके नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी रखे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इनको इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर वाले, है ना, इसलिए इनका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और इसमें एक बीच का GD64 वाला और CM ना 96 वाला, ये दो और ध्यान रखना, ठीक है। कम से कम इतने इतने तो ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी का काम चल जाता है, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इतने ध्यान हो ना, तो दूसरा को भी हम अरेंज कर पाते हैं, ठीक है। ये तो हम उधर एफ ब्लॉक में इनका यूज करेंगे, ठीक है। ये डी ब्लॉक के हमारे, ठीक है। ये पूरे इस एक बॉक्स के अंदर है, ये पूरे इस एक बॉक्स के अंदर है ना। इसका 89 होता है और इसका 58 होता है। इस 58 के बाद, सॉरी 57, इस 57 के बाद ये पूरे हैं, ये 89 के बाद ये पूरे हैं। यहां से किससे स्टार्ट होगा? 72 से। इस HF का क्या होगा? 72 होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो 57 के बाद एकदम पूरी गैप आके फिर ये आता है, उस गैप में ये सब है ना। लेकिन उसको कंटिन्यू बनाया गया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ये इनसे ऐसी मैच करती, इसलिए इनको इसके पीछे रख दिया, इसलिए इनके सबका ग्रुप थर्ड है ना, कि सभी का ग्रुप क्या होगा? थर्ड होगा, ठीक। तो अब इसमें ऐसा लिखो कि डी ब्लॉक हैज 4 सीरीज ना, 4 सीरीज होती है, 4 सीरीज। अब इनकी सीरीज के नाम क्या है? जिनमें इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D, ये इस सीरीज के नाम, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D, 6D। जबकि पीरियड 4th है, लेकिन उनके एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? 3D सीरीज के एलिमेंट, है ना, क्योंकि उनका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट लास्ट के आ रहे हैं, एस के भी हैं, लेकिन एस के बाद किस में आते हैं? डी में आते हैं, है ना। तो वो 3D में आते हैं, 4S और 3D, ठीक है। 5S और 4D में आएंगे, है ना, ऐसे। तो इससे इनका नाम है। तो 3D, 4D, 5D, 6D, ठीक है। इनमें देखो ये ध्यान रखना, ये 3D के पूरे 10 के 10 आना ही चाहिए हमें ना, ये बिल्कुल कंपलसरी है ना, ये आना ही चाहिए, ठीक है। और ये वाले, ये जो पूरे 6D सीरीज में रेडियो एक्टिव होते हैं ना, हाँ, मतलब इसके इधर वाले, ये 89 नहीं है, बाकी की ये तो सब रेडियो एक्टिव वाली है, ये पूरे रेडियो एक्टिव है। तो ये तो इसके और बाद में आएगा, है ना। तो ये भी सब रेडियो एक्टिव होते हैं। 84 एटॉमिक नंबर के बाद, है ना, सभी रेडियो एक्टिव वाले ही हैं अभी तक, है ना। उसके मतलब अलावा और कोई, सॉरी 84 नहीं, 83, 84 से स्टार्ट हो जाता है ना। 84 पोलोनियम होता है, पोलोनियम से लेके सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही अभी तक वो है ना, उनका नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है। बिस्मथ लास्ट है, वो पी ब्लॉक में है ना, बिस्मथ, है ना, वो लास्ट है। बिस्मथ के बाद अभी कोई भी नॉन रेडियो एक्टिव डिस्कवर नहीं हुआ, सब रेडियो एक्टिव। और ये ज़्यादातर ये सब आर्टिफिशियल वाले ना, कि लैब में ही मिलते हैं ना, बहुत से कम होते हैं। यूरेनियम के बाद के तो जितने भी हैं ज़्यादातर सब लैब में ही बने, कोई भी नेचर में नहीं मिलते, ये वाले ये पूरे नेचर में नहीं है। यहाँ भी यूरेनियम 92 है ना, ऐसा आप बोलते हैं कि नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो है उनके थोड़े ट्रेस मिले हैं, है ना, बाकी लेकिन फिर भी 92 के बाद के सबको मानते हैं कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट वो लैब में ही बने अभी, है ना, नेचुरली नहीं मिल पाते, ठीक है। और बहुत ही कम हाफ लाइफ पीरियड होती है उनकी, बहुत जल्दी, है ना, खत्म होना चालू हो जाते हो, ठीक है। तो ये है ना, तो 3D, 4D, 5D, 6D, इसमें सभी में क्या है? 10-10 एलिमेंट्स होते हैं। वैसे इसको अभी भी कई बुक्स में इनकम्प्लीट लिखा हुआ है कि अभी इनकम्प्लीट है, और बाकी ये तीनों में तो है 10-10 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये एक देखो, इसके ध्यान रखना है।
है ना। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका ये थोड़ा थोड़ा पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, है ना। अब एक ऐसा क्वेश्चन लिख लो, क्या क्या, हाँ, अब ऐसा लिखो, वाई देयर इज irregularity in electronic configuration of डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। ये इरेग्युलरिटी आई ना कि डी में 10 के लिए या इसके लिए इरेग्युलरिटी आई, ठीक है। जैसे क्रोमियम में आ गया, वाई देयर इज इरेग्युलरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। Why there is irregularity in the electronic configuration of D block elements और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। तो उसमें क्यों हो गई, क्योंकि देखो क्रोमियम में हाफ फील्ड हो गया, इसलिए हो गए ऐसी इरेगुलरिटी, और इनमें 10 के लिए हो गई, है ना। हाँ, तो ऐसा लिखो आंसर में, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ, या ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ, ड्यू टू extra stability of D5 मतलब हाफ फील्ड, D5 एंड D10 फुल्ली फील्ड, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D5 ब्रैकेट में हाफ फील्ड लिख लो, एंड D10 फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना। उसके कारण इनके थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाती है, इरेगुलरिटी आ जाती है। क्या क्वेश्चन, व्हाई देयर इज इरेगुलरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कुछ भी दें, क्योंकि इनको हटा भी दो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें। तो किसके कारण, ड्यू टू हाफ फील्ड मतलब D5 एंड D10, है ना, इसी कारण हुई। इन्हीं के कारण इनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ गए, इनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गए। इवन पीडी के लिए भी बोल तो यही सकते हैं, है ना, कि DT10 के लिए उसमें भी चेंज आया, ठीक है। तो इस कारण से इनमें क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी डालो, साइज, एटॉमिक साइज या रेडियस, है ना, ऐसे मतलब नेक्स्ट ऐसे हेडिंग डाल लो, एटॉमिक साइज और रेडियस, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, है ना, क्या अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो एक जनरल ट्रेंड तो इसमें भी वैसे ही होता है, और डाउन द ग्रुप जनरली क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो बहुत इनमें क्या बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, जैसे दूसरे जैसे ब्लॉक्स में जो है इनमें उतना चेंज नहीं है ना, ऐसे लगभग इस ढंग से, और आखिरी में फिर से थोड़े से बढ़ते हैं, है ना। आखिरी में क्या हो जाते हैं, फिर कंप्लीटली फील्ड आने चालू हो जाते हैं, है ना। तो उनमें थोड़ा सा रिपल्शन होने से क्या होने लगता है, फिर से थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। जैसे ये Zn है ना, तो इसका साइज थोड़ा ज़्यादा, जैसे ये स्कैंडियम चालू हुआ, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर कॉपर और जिंक के थोड़ा सा बढ़ने चालू हो जाता है। जिंक का कंपेरेटिवली ज़्यादा ही होगा कॉपर से, है ना, क्योंकि Zn क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, हो जाता है कंप्लीट। D10 होता है, S2 होता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, उसका ऐसा हो जाता है। तो ये 3D सीरीज का हो गया, लेकिन 4D का इससे ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ता है ना। तो 4D वालों का भी लगभग ऐसा आ गया, ठीक है। लेकिन अब जो 4D और 5D में है ना, क्या होना चाहिए था, ऐसे ही गैप उधर भी आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, है ना। 5D वालों का ऑलमोस्ट, अब वो एक के ऊपर एक हम बना नहीं रहे,
लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल ही हो जाता है ना। ये ऐसी बस थोड़े से गैप से लाइन बना दो, ये है ना, ऑलमोस्ट ये 5D है और ये 4D है ना, मतलब ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है ना, इनके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनके साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, इसीलिए कुछ नाम याद करें हमने, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बताने पड़ेंगे, इसलिए कुछ नाम याद करने के बोला है। ठीक है, 4D और 5D में ऐसा क्यों होता है ना, वो मैंने मिटा दिया, लेकिन फिर भी वो ध्यान होगा। देखो क्या था कि 5D सीरीज है ना, ये जो है, तो इसमें लेंथेनम के बाद पहले कौन से आते हैं, वो वाले 14 आते हैं, है ना, पूरे लेंथेनॉइड्स आते हैं, है ना, उसके बाद फिर ये आता है हॉफनियम, है ना, उसके बाद ही आता है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स में बहुत सारे प्रोटॉन बढ़े हैं, है ना, पूरे 14 प्रोटॉन्स बढ़ गए। और क्या होता है उसमें, किस में आते हैं, एफ में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, काफी कम होता है, तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत तेजी से बढ़ता जाता है ना, तो वो बढ़ने से क्या हो जाता है कि उनमें जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत आता है, उसका हम जैसे बनाएंगे ना, थोड़े ऐसे डिफरेंस आएगा उसमें, उसको क्या बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इसकी डेफिनेशन तो हम अगले उसमें लिखेंगे, एफ में लिखेंगे, ठीक है, एफ करेंगे जब। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब उनकी साइज बहुत ही कम होते जाना ड्यू टू पोअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ। अब उसके बाद जब ये एच एफ आता है ना, तो अब एच एफ क्या, पहले क्या है, 14F के, है ना, एलिमेंट्स हैं और उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, तो एच एफ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो काफी ज्यादा है। यदि वो नहीं होता तो बहुत क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता। लेकिन इफेक्ट उसके उनके आने से क्या हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इस पे बहुत बढ़ गया, इसलिए इसके साइज में जो वेरिएशन आना चाहिए था ऊपर वालों से, वो वेरिएशन क्या हुआ, नहीं आया, और वो फिनोमिना पूरा ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो देखो, हाँ, इसका आंसर लिखो, आंसर ऐसा क्वेश्चन लिखो पहले तो, ऐसा कि वाई 4D and 5D series, why 4D and 5D series corresponding elements have similar size या radius, have similar size और radius। ठीक है, सिमिलर लिखा है इसलिए, ये जरूरी नहीं एकदम सेम हो, है ना, इसलिए सिमिलर वर्ड यूज करा। और करस्पॉन्डिंग मतलब एक के नीचे एक वालों से ना, अपने नीचे नीचे वाले से, कि वाई 4D and 5D सीरीज एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैव सिमिलर साइज। ठीक है, अब इसका आंसर लिखो, तो समझ में आया ना, इस HF के पहले 14 वो आ जाते हैं और उनमें F में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और F का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना, इसके कारण ऐसा सब। ऐसा लिखो कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना, ये वर्ड लिखो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग effect, due to poor shielding effect of inner F electrons, due to poor shielding effect of inner F electrons, effective nuclear charge, effective nuclear charge in 5D series elements is more than expected, है ना, expected से उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। in 5D series elements is more than expected, ना, और ब्रैकेट में लिख लो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, इसी चीज को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ होता है। ठीक है ना, ये उसी का इफेक्ट है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली हम एफ ब्लॉक के लिए यूज करते हैं, लेंथेनॉइड्स के लिए, लेकिन उसका इफेक्ट वहां तक आता है ना, उन तक आता है। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बस सो द साइज ऑफ ये इक्वल, है ना, ये इक्वल या सिमिलर, है ना, इसलिए उनकी साइज क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। जैसे आप अब इसमें लिखो फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना, अब जैसे ZR जो होता है ना, ZR की 160 पिकोमीटर होती है,
है ना, और एच एफ क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी और कम होती है, 159 पिकोमीटर ही होती है, पिकोमीटर। अभी तो बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁻12 मीटर, है ना, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये इतना देखो फर्क पड़ गया इसको बड़ा होने की, क्योंकि तो सबसे पहला ही एलिमेंट है ना, जिस पर इफेक्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी पर आएगा, है ना। अब ये कुछ कुछ हमको इनके एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स इनको ध्यान रखना है ना, पीडी एंड पीटी, है ना, इनका साइज सिमिलर होगा, एजी एंड एयू, ये सब जो हमने लिखे, सीडी एंड एचजी, है ना, एमओडब्ल्यू। अब कभी कभी जैसे क्या होगा, एमसीक्यूज में ऐसा पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सिमिलर साइज, है ना, तो इनमें से ही जनरली आंसर दिखे, सबसे ज्यादा आंसर तो ZRHF दिया होगा, है ना, ये नहीं दिया होगा तो ज्यादा चांस है AGAU देने के, या PDPT। मैं देखा इन्हीं तीन में से दिए हुए, तीन ये है ना पेयर में से दिए हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा MOW भी कर लिया, ZHG भी कर लिया, है ना, तो ये थोड़े से और एक्स्ट्रा इसमें कर लो। ठीक है, तो इन सब पेयर्स के क्या होंगे, है ना, इक्वल इक्वल, लगभग इक्वल इक्वल क्या होंगे, रेडियस होंगे, या नहीं तो सिमिलर तो होंगे, अंतर नहीं है, जैसे ये गैप बहुत ज्यादा था ऐसा नहीं। ठीक है, आए समझ में आया इसका रीजन, तो देखो इसको हम ये बोल देते हैं, है ना। ठीक है, तो या फिर कभी कुछ याद नहीं आए तो बस ये वर्ड ही लिख देना, इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बस इससे भी सही हो जाएगा, है ना। और इसके बोर्ड में कई बार क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा हुआ है 4D 5D, ये पूछा है वाई ZR एंड HF है सिमिलर रेडियस, ऐसा पूछा हुआ है ना, सबसे ज्यादा इस तरह से पूछा हुआ है क्वेश्चन कि वाई ZR एंड HF है सिमिलर साइज सिमिलर रेडियस, है ना, ऐसा, तो उसका भी आंसर ये, इट इज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वो वर्ड भी लिखी देना, है ना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन, है ना, ये दोनों चीजें लिख देना। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड लिख देना, और ये तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आए समझ में आया, है ना। क्या जी, एक्टेनाइट के कारण इनका भी होगा, तो इन तीनों तीनों के सेम होते हैं, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से हमें ज्यादा मतलब नहीं होता है, इसलिए उनको वो नहीं करा। अदरवाइज एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनाइड, वो इससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि 5F का शील्डिंग इफेक्ट 4F से भी कम होता है, ये हम उसमें F ब्लॉक में लिखेंगे कि वाई एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनाइड, है ना, वो इससे भी ज्यादा होती है। तो ये तीनों तीनों के साइज एकदम सिमिलर होते हैं। अब साइज सिमिलर होने से क्या फर्क पड़ता है, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो जाती है, क्योंकि सब आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब साइज पे डिपेंड करती हैं, इसलिए क्या हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाती है। ठीक है ना, तो ऐसा आए समझ में आएगी, है, तो इसको बोलते हैं हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये हमारा ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो करो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे ही हमको इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करना। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट का जो इनका ग्राफ होता है ना, ये सब हम एटॉमिक नंबर और इनके बीच में बना रहे हैं, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो इस टाइप का आता है, ये पहले ऐसे बढ़ता है ना, और ये बीच में एक थोड़ा एक्सेप्शनल चीज आ जाती है, एकदम कम होता है, और फिर उसके बाद, है ना, ये देखो डिक्रीज हो रहा है, फिर ये एकदम ही बहुत आखिरी जैसे जिंक है ना, इनके बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे इसके नेक्स्ट वाले में भी इसी टाइप का ट्रेंड मिलता है ना, और ये तो ऐसा होता है, फिर इधर जाके ये इसका और भी कम होता है ना, मर्क्यूरी तो लिक्विड ही होता है ना, पहले तो डाउन द ग्रुप जनरली बढ़ता है ना, लेकिन वो मर्क्यूरी वाले में, है ना, मर्क्यूरी का सबसे कम होता है। हाँ, मर्क्यूरी तो मोल्टन स्टेट में मिलती है। तो ये देखो, है ना, ये क्या हुआ, ये टंगस्टन हुआ, है ना, ये एमओ हुआ, और ये सीआर, है ना, इनके ऐसे टॉप टॉप पर। ठीक है, हाँ, टंगस्टन सबसे ज्यादा होता है, टंगस्टन का होता ही सबसे ज्यादा। ठीक है,
है ना, ये जो नीचे है ये Mn है और इसमें यहाँ Tc है, ठीक है। फिर इधर ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक एकदम कम हो, ठीक है। और ये इधर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है। ऐसे बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ट्रेंड अकॉर्डिंगली कम है ना बढ़ने के बाद, लेकिन ये बीच में ऐसा ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो अब ऐसा लिखो इसमें, अब देखो क्यों नहीं है इसका कोई रीजन नहीं है ना, इनके कोई रीजन नहीं, ये क्यों नहीं है, क्यों है उनके जरूर रीजन हम लिख लेंगे, है ना, ठीक है। हाँ, तो ऐसा लिखो कि अलोंग द सीरीज, या देखो चलो ये लिख लिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसा ऐसे लिखो, अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज, अप टू मिडिल ऑफ द सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, up to middle of the series melting point increases and then decreases, है ना। ट्रेंड ये है, ट्रेंड कोई पूछे तो ये आएगा, up to middle of the series melting point increases and then decreases, है ना। अब इसका रीजन भी है इसका, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अप टू द मिडिल, है, देखो बढ़ते चले जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजेस अप टू द मिडिल एंड देन फिर डिक्रीज होना चालू जाते हैं। क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड होते हैं, फिर मैग्नीज में 5 ही होते हैं, लेकिन अब ये एक्सेप्शन है, देखो 5 होते हुए भी बहुत कम हो गया इसका, है ना। फिर आयरन में 4 ही हो जाते हैं और जिंक में 1 भी नहीं रहता, इसलिए इसका बहुत कम। मिडिल ऑफ द सीरीज मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अप टू द मिडिल एंड देन डिक्रीजेस, है ना, ये इसका रीजन है। क्योंकि अनपेयर्ड होने से क्या हो जाता है, मेटल मेटल की जो बॉन्ड्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनका जो लेटाइस बनता है वो बहुत ही पावरफुल बनता है, इसलिए उसके क्या हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, है ना। क्योंकि जब ये क्रोमियम क्रोमियम रहेंगे तो क्रोमियम अपने आसपास के क्रोमियम से क्या बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितनी ज्यादा बनाने की पॉसिबिलिटी होगी ज्यादा से बनाने की, उतना स्ट्रांग हो जाएगा वो लेटाइस, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है ना। हाँ, लेकिन आप इसमें लिखो कि YMN, हाँ ऐसे क्वेश्चन लिख लो, YMN and TC has exceptionally low melting point, इनके बहुत ही एकदम ही लो होगा, जबकि होना चाहिए इनके काफी ज्यादा होने चाहिए थे, Fe से तो ज्यादा ही होना चाहिए था Mn का, एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो अब इस पर सभी साइंटिस्ट बस इसका बस यही आंसर बताते हैं, बिकॉज इट हैज, है ना, सम डिफरेंट, है ना, 3D ज्योमेट्री जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, वीक क्लोज पैकिंग होती है। हाँ, तो देखो इसका आंसर लिखो कि इन Mn and Tc क्लोज पैकिंग इज वीक, है ना, वीक क्लोज पैकिंग होती है ना, क्लोज पैकिंग इज वीक एंड हैविंग टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, अलग, हाँ, कि Mn and Tc हैज वीक क्लोज पैकिंग या क्लोज पैकिंग इज वीक एंड दे हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, है ना, टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लेस, है ना, वीक क्लोज पैकिंग ही मेन इसका रीजन है। तो है ना, अब इनके सब एक्सपेरिमेंटल बेस पे रीजन निकाले गए, है ना, कि उसका क्लोज पैकिंग हमने कहां पढ़ी थी, सॉलिड स्टेट में। हाँ, तो क्लोज पैकिंग वीक है, इसलिए इनके क्या होंगे, जहां भी देखो ये आए तो ये। अब जैसे ये क्वेश्चन आया वाई Zn हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर रीजन है। हाँ, ये भी लिख लो, वाई Zn हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज, 3D में इसका सबसे कम है Zn का, Mn का नहीं, उससे भी कम है Zn का, ठीक है। वाई Zn हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन 3D सीरीज, ये बिल्कुल इधर का ही है, Zn इधर है ना, Hg और भी इससे भी लो पे आता है, ठीक है। तो अब उसका रीजन क्या है, Zn हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
है ना, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. Zn has no unpaired electrons, so it has weak close packing, है ना, तो उसकी क्लोज पैकिंग बहुत वीक है, क्योंकि उसमें वो बन ही नहीं पाएगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगी, है ना. इसलिए वो क्या हो गया, क्योंकि वो भी कैसी होती है, मेटल मेटल के बीच में भी बॉन्ड कोवेलेंट होती है, तो उसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना. वो नहीं है तो वो बना नहीं पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोज पैकिंग जो होगी उसकी वीक रह जाएगी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है. ऐसे मर्क्यूरी में उसका साइज बड़ा हो गया लेकिन वो भी नहीं बना पा रहा, इसलिए उसकी और कम हो जाती है. ठीक है, ठीक ठीक, चलो इतना करते हैं ना, इतना करते हैं. ठीक है, अब इसके आगे से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज अब करेंगे, अब नेक्स्ट में बहुत सारी हो जाएंगी. उसमें सबसे मेन है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, और फिर हमारा एक रेडॉक्स पोटेंशियल वगैरह, है ना, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करे थे ना, ई नॉट वैल्यूज वगैरह, उसके बेसिस पे कुछ कुछ चीजें. ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा और है, छोटा चैप्टर है और बहुत अच्छा है, स्कोरिंग चैप्टर में से, है ना. ठीक है, आसानी से समझ में आ जाता है ऐसा. ठीक है, ठीक ठीक, इतना करते हैं ना. ओके ओके, बाय.